ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे एफटीपी इंटरनेट की सर्विस। एफटीपी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थी रिमेनिंग सर्विसेज इंटरनेट की चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में आप आ जाएं तो हमारे पास अदर इंटरनेट सर्विसेज थी, जिनमें हमने ईमेल, मेलिंग लिस्ट, इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट रूम्स और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, न्यूज़ ग्रुप्स एंड मैसेज बोर्ड्स को डिटेल में स्टडी किया था। आज हम देखते हैं कि एफटीपी क्या है। एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी इज़ अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स, टीसीपी आईपी जो लेयर्स है हमारे पास, जो मॉडल है हमारे पास, उसकी एप्लीकेशन लेयर्स पे ये प्रोटोकॉल हमारा जो है वो काम करता है। एफटीपी बेसिकली फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र करने का एक मेथड है। सपोज़ हम कर लेते हैं कि हमारे पास एक सर्वर है, ठीक है, जिसको हम एफटीपी सर्वर हमने जिसको बनाया हुआ है। तो एफटीपी की ज़रूरत क्यों पड़ी? बेसिकली फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, हम एफटीपी का इस्तेमाल करते हैं। अगर सपोज़ हमने एक सर्वर बना दिया जहाँ पे बहुत सारी फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, तो आप उसे एफटीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से ही एक्सेस कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए या शेयर करने के लिए दो डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान हम इस प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल हो रहा है फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, लेकिन पहले इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स का। जब हमारे पास एचटीटीपी प्रोटोकॉल नहीं था तो जनरली किसी भी फ़ाइल्स को डाउनलोड करने के लिए हम एफटीपी का इस्तेमाल करते थे। एफटीपी प्रोटोकॉल के केस में आप क्या करते हो, एक एफटीपी सर्वर जो है वो बनाते हो। उस सर्वर के अंदर आपकी जितनी भी फ़ाइल्स हैं, ठीक है, वो सारी फ़ाइल्स आप अपनी एफटीपी सर्वर के अंदर सेव कर देते हो। जब आप शेयर कर देते हो तो आपके एफटीपी सर्वर्स पे सारी फ़ाइल्स जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं, जो भी आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। जितने भी मेरे यूज़र्स हैं, ठीक है, चाहे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, तो वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एफटीपी सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए या तो फिर आपको अपने यूज़र्स को बताना भी पड़ेगा कि मेरा एफटीपी सर्वर का ये यूआरएल है, ठीक है। फिर जो क्लाइंट्स हैं उनको यूआरएल का पता होगा, फिर वो एक्सेस कर सकते हैं एफटीपी सर्वर को और एफटीपी सर्वर पे पड़ी हुई फ़ाइल्स को वो डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली इसका पर्पज़ यही है कि फ़ाइल्स को शेयर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो कैसे हम फ़ाइल्स को शेयर कर सकते हैं? यूआरएल के थ्रू। तो यूआरएल कैसे? पहले हम जो एचटीटीपी अब यूज़ करते हैं वो ऐसे है कि आप लिखते हैं http://example.com, ठीक है। तो जब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर्स को यूज़ करना तो फिर आप लिखेंगे ftp://example.com। आप http की जगह ftp जो है वो लगा देते हैं, ftp://examples.com, ठीक है। तो इस तरह यूआरएल्स के थ्रू आप जो है सर्वर तक एक्सेस ले सकते हैं और सर्वर पे पड़ी फ़ाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एफटीपी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें एक साथ दो कनेक्शन जो हैं वो इस्टेब्लिश होते हैं। एक कनेक्शन जो है वो कंट्रोल के लिए यूज़ होता है, दूसरा कनेक्शन जो एफटीपी के अंदर इस्टेब्लिश होता है वो डाटा के लिए होता है, ठीक है। दो इस्टेब्लिश हम कनेक्शन करवाते हैं एफटीपी के अंदर। फर्स्ट कनेक्शन जो है वो कंट्रोल के लिए कंट्रोल कनेक्शन है एंड सेकंड कनेक्शन जो है वो डाटा कनेक्शन होगा। और एफटीपी जो है ये टीसीपी पे काम करता है और ठीक है, ये टीसीपी प्रोटोकॉल पे काम करता है और ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। और ये एंड टू एंड जिस चीज़ का ख्याल रखता है कि फ़ाइल जो है वो ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई है। अगर फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं हुई तो फिर आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि फ़ाइल जो है वो फ़ेल हो गई है, आप फ़ाइल को दोबारा सेंड कर दें, एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाएगा।
इससे फ़ायदा ये होता है कि फिर आपको पता रहता है कि जो फ़ाइल है वो डिलीवर हुई है या नहीं हुई है। अगर फ़ाइल फ़ेल हो गई या डिलीवर नहीं हुई तो आपको फ़ौरन एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि फ़ाइल फ़ेल हो गई है और इसको दोबारा सेंड कर दें। इसके लिए 2 कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया जाता है। एक हमारे पास कंट्रोल कनेक्शन है, दूसरा हमारे पास डाटा कनेक्शन है। इसमें हमारे पास एक क्लाइंट साइड होती है और एक सर्वर साइड होती है। तो क्लाइंट साइड पे आपके पास कंट्रोल लेयर्स भी अवेलेबल होगी, ठीक है, और डाटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लेयर्स भी अवेलेबल होगी और यूज़र इंटरफेस होता है, ठीक है, जो कुछ भी हो सकता है, एक एप्लीकेशंस भी हो सकती है एफ़टीपी तक पहुंचने के लिए। क्या वो इंटरफेस आपका फाइलज़िला हो सकता है, WinSCP हो सकता है, कोई भी इंटरफेस यूज़र उस इंटरफेस के थ्रू ही कनेक्ट होगा। जैसे आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक का जो आपका पेज नज़र आता है, फेसबुक का जो इंटरफेस नज़र आता है, ठीक है, फ्रंट आपको नज़र आ रहा होता है सारा पेज, वो क्या होता है, फेसबुक का इंटरफेस होता है। तो फिर ऐसे ही आपको एक यूज़र इंटरफेस मिलेगा जिससे यूज़र जो है वो कनेक्ट होगा और यूज़र साइड पे फिर 2 कनेक्शन इस्टेब्लिश होंगे, एक कंट्रोल जो है कनेक्शन होगा, एक डाटा ट्रांसफ़र कनेक्शन होगा। और सर्वर साइड की बात करें तो सर्वर साइड पे भी 2 ही कनेक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक हमारे पास कंट्रोल कनेक्शन होता है, एक डाटा ट्रांसफ़र कनेक्शन होता है। और जो दोनों साइड्स होती हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, दोनों जो हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं TCP/IP की मदद से, ठीक है। TCP/IP की हेल्प से दोनों जो सर्वर्स हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड जो है वो दोनों आपस में TCP/IP की हेल्प से कनेक्ट होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं दोनों। तो हम कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे सर्वर के साथ कनेक्टेड है। अब इसमें कंट्रोल कनेक्शन का हम काम देखते हैं कि कंट्रोल कनेक्शन का काम क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि डाटा कनेक्शन का, क्योंकि एफ़टीपी के अंदर 2 कनेक्शंस हमारे बेसिकली होते हैं। फर्स्ट कनेक्शन हमारा होता है कंट्रोल कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन है डाटा कनेक्शन। तो कंट्रोल कनेक्शन का हम वर्किंग देखते हैं कि कंट्रोल कनेक्शन की वर्किंग क्या है। कंट्रोल कनेक्शन आपने जनरली देखा होगा कि जैसे भी आप जो है वो जब भी आप गूगल एक्सेस करते हैं या जीमेल्स को चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो पेज ओपन होता है वो होता है यूज़र आईडी और पासवर्ड का। जैसे ही आप यूज़र नेम ऐड करेंगे, ठीक है, कोई गलत ऐड करेंगे आप तो वो आपको फ़ौरन आपको बता दिया जाएगा कि यूज़र नेम आपका गलत है। आप पासवर्ड गलत ऐड करेंगे, आपको बता दिया जाएगा कि आपका पासवर्ड जो है वो गलत है। उसके बाद अगर आप यूज़र नेम फॉर एग्ज़ाम्पल सही दे देते हैं तो वो फ़ौरन आपसे पूछेगा कि पासवर्ड एंटर करें। जैसे ही आप पासवर्ड जो है वो करेक्ट एंटर करते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट फिर आपको क्या करेगा, आपकी एक लेयर्स पे आपको ऑथेंटिकेट करेगा, ठीक है। और जब आपका सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई हो जाती हैं, ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ ऐड कर रहे हैं, जैसे आप जीमेल का अकाउंट बनाते हैं, नेम, फादर नेम, ठीक है, या लॉगिन आपने करना है, यूज़र नेम आपसे पूछ लिया, ठीक है, उसके बाद पासवर्ड पूछ लिया, जैसे वो देख लेगा कि आप वेरीफाई कर लेगा कि आपने बिल्कुल करेक्ट डाटा एंटर किया है। उसके बाद क्या होगा, वेरिफिकेशंस के बाद आपका जो जीमेल अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो एफ़टीपी है ये प्लेन टेक्स्ट सेंड करता है और एफ़टीपी जो होता है ये सिक्योर बिल्कुल भी नहीं होता कि आप जो डाटा जो है वो सेंड कर रहे होते हैं ये इनक्रिप्टेड नहीं होता डाटा। इसीलिए एफ़टीपी जो है ये इज़ नॉट अ सिक्योर्ड प्रोटोकॉल। और सम टाइम ऐसे फाइल शेयर्स होती है कि आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड भी नहीं मांगा जाता है। तो आप इतना कर सकते हैं कि आप अपना जो है यूज़र नेम और पासवर्ड लगा दें, ठीक है, कंट्रोल कर लें ताकि हर कोई जो है वो आपके एफ़टीपी सर्वर्स तक एक्सेस ना ले सके। तो ये आपका कंट्रोल कनेक्शन होता है कि आपका एफ़टीपी सर्वर है तो आप उस पर यूज़र नेम और पासवर्ड उस पर लगाएं, ठीक है। उसके बाद वही आपके सर्वर तक एक्सेस कर सकेगा, आपके सर्वर तक एक्सेस ले सकेगा जिसके पास यूज़र नेम और आईडी होगा या जिसके साथ आपने शेयर कर सकेगा, आप जिसके साथ आप शेयर करेंगे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स, वही जो है वो आपके सर्वर तक एक्सेस ले सकेगा। तो ये चीज़ आ जाती है आपकी कंट्रोल कनेक्शंस के अंदर। अब कंट्रोल कनेक्शंस में क्या होता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस के अंदर आपसे पूछा जाएगा यूज़र नेम, ठीक है, और पासवर्ड। अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड जो एंटर करेंगे तो आप चले जाएंगे सेकंड फेज़ में, कंट्रोल फेज़ में, ठीक है। तो कंट्रोल सेक्शन में आप कंट्रोल लेयर्स में जाएंगे। इसमें
आपकी वेरिफिकेशन होगी कि आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो करेक्ट एंटर किया है। जैसे ही वेरीफाइड कर देगा कि आपने यूज़र नेम और पासवर्ड को करेक्ट एंटर किया है, देन जो TCP/IP है वो आपको डाटा जो है उसके बाद ट्रांसफ़र कर देगा। तो अगेन मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या होगा। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप यूज़र इंटरफ़ेस पर जाएंगे। यूज़र इंटरफ़ेस पर जाने के बाद जैसे ही आपसे यूज़र ID और पासवर्ड पूछा जाएगा कंट्रोल कनेक्शंस के थ्रू, तो आप यूज़र ID और पासवर्ड्स को एंटर करोगे तो जो कंट्रोल कनेक्शन होगा वो अथेंटिकेट करेगा। अगर यूज़र ID और पासवर्ड आपकी अथेंटिकेट है, अगर यूज़र ID एंड पासवर्ड बिल्कुल वैलिड है, तो फिर आपके जो है डाटा ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा TCP/IP, ठीक है। तो फिर इन रिस्पॉन्स वो डाटा उसको प्रोवाइड किया जाएगा। ये कनेक्शन कब तक इस्टेब्लिश रहता है? ये नहीं होता कि आपने जो है वो डाटा जो है वो कंट्रोल सेक्शन से अथेंटिकेट किया कि आपके फॉर एग्जांपल आपका यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। उसके बाद TCP/IP ने अथेंटिकेट कर दिया कि वैलिड है आपका जो डाटा और यूज़र नेम है। उसके बाद आपको जो है वो डाटा की रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। डाटा की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद वो आपको जो डाटा प्रोवाइड करेगा, डाटा यूज़र तक पहुँचने तक जो है वो एस्टेब्लिश FTP का जो FTP सर्वर है इसका एस्टेब्लिश रहेगा तब तक जो कनेक्शन है, ठीक है। कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा। ये नहीं होगा कि एक दफ़ा जी आपका जो डाटा है, यूज़र नेम और पासवर्ड है वो वैलिड है, वो उसने अथेंटिकेट कर दिया, ठीक है, आपका बिल्कुल ठीक है, आपको डाटा प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई और आपका जो कनेक्शन है वो ब्रेक डाउन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको का कनेक्शन तब तक इस्टेब्लिश रहेगा जब तक यूज़र्स खुद जो है डाटा रिसीव करके एस्टेब्लिश जो है डाटा को रिसीव करने के बाद कनेक्शंस को ब्रेक डाउन खुद करेगा यूज़र्स, ठीक है। उससे पहले आपका जो कनेक्शन है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। ये जो कनेक्शन है ये बिल्कुल एंड तक, जब तक के फ़ाइल ट्रांसफ़र होकर यूज़र तक नहीं पहुंच जाती और यूज़र खुद कनेक्शन को टर्मिनेट नहीं कर देता, तब तक जो है ये कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश रहेगा। इसका फ़ायदा ये है कि आप तक एंड टू एंड कनेक्शन मींस प्रॉपर फाइल्स आप तक पहुंच जाती हैं, इसकी गारंटी आपको मिलती है, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोसेस है ये सारा कंट्रोल कनेक्शंस का प्रोसेस है। तो डाटा कनेक्शन सेकंड नंबर पे डाटा कनेक्शन है, ठीक है। तो डाटा कनेक्शन यूज़ किया जाता है कि जितनी भी फाइल्स आप सेंड करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ डाटा कनेक्शन ही आप सेंड करेंगे। यहाँ पर भी आप TCP का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पोर्ट नंबर इस्तेमाल होता है वो 20 ही इस्तेमाल होता है। डाटा कनेक्शन के लिए हम पोर्ट नंबर 20 का इस्तेमाल करेंगे और कंट्रोल कनेक्शंस के लिए हम पोर्ट नंबर 21 का इस्तेमाल करेंगे। आप किसी FTP सर्वर में आप किसी FTP सर्वर की जगह आप किसी कंप्यूटर को भी एज FTP सर्वर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर आप उस कंप्यूटर के अंदर आप अपनी फ़ाइल्स को सेव कर देंगे, जितनी भी आपकी जो हैं इम्पोर्टेंट फ़ाइल्स हैं। उसके बाद आप अपने यूज़र्स को कहेंगे कि आप जो मेरे कंप्यूटर से फ़ाइल्स को एक्सेस कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास एक FTP सर्वर बन जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक कोई डेडिकेटेड सर्वर ही मौजूद हो। आप किसी कंप्यूटर पे भी अपनी फ़ाइल्स को सेव करके उस कंप्यूटर को भी एज FTP सर्वर आप वर्क कर सकते हैं, करवा सकते हैं कि ये एज FTP वर्क कर रहा है। सर कंप्यूटर जो है FTP सर्वर वर्क कर रहा है। ओके, पॉपुलर क्लाइंट FTP की अगर हम बात करते हैं तो फाइलज़िला सबसे ज़्यादा जो फेमस है, फाइलज़िला FILEZILLA, फाइलज़िला सबसे ज़्यादा फेमस है। नेट पे आप जाएंगे आपको इजीली मिल जाएगा फाइलज़िला। फाइलज़िला को आपने अपने सिस्टम्स पे डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने जो भी सर्वर बनाया होगा दूसरे कंप्यूटर पे, आप उस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी सिक्योरिटी आप वहाँ लगाना चाहते हैं लाइक यूज़र नेम और पासवर्ड आप लगा सकते हैं। अगर आप उसको एनोनिमस केस पे छोड़ देते हैं तो इस पर आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं डाटा को, ठीक है। जो कुछ भी सर्वर पे पड़ा होगा आप उसको इजीली एक्सेस कर सकेंगे और डाउनलोड भी कर सकेंगे।
अभी भी आजकल भी इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिन पे हम क्लिक करते हैं तो वो हमें एफ़टीपी सर्वर से डाउनलोड कर देता है। ठीक है, आज अब हम बात करें तो हम इंटरनेट पे जाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो हमारी एफ़टीपी सर्वर्स पे पड़ी हुई हैं एरनस केस में। ठीक है, हम उस किसी भी चीज़ पे क्लिक करेंगे तो वो हमें एफ़टीपी सर्वर से डाउनलोड करके देगा। अगर आप ड्रॉप बॉक्स को देखें तो ड्रॉप बॉक्स एक बहुत अच्छा फ़ीचर है जिसके ऊपर आप कोई भी फ़ाइल जो है वो आप अपलोड कर देते हैं और लिंक आप अपने जो है वो फ्रेंड्स वगैरह को भेज देते हैं, वो इजीली उस फाइल को एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप बॉक्स। तो जब जिन फ्रेंड्स आप जिनको भी अपना लिंक सेंड करेंगे, ठीक है, वो ड्रॉप बॉक्स से इजीली वो फाइल्स वगैरह को डाउनलोड कर लेगा। तो ड्रॉप बॉक्स जैसी चीज़ें, गूगल ड्राइव जैसी चीज़ें इजीली अब मार्केट्स में अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप डाटा को एक दूसरे के साथ इजीली शेयर कर सकते हैं। और यही काम पहले एफ़टीपी के थ्रू किया जाता था। ठीक है, अब आप ड्रॉप बॉक्स और गूगल ड्राइव के थ्रू कर लेते हैं। आप क्या करते हैं, अपनी फ़ाइल्स को अपलोड कर देते हैं और लिंक जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर देते हैं, तो वो ईज़िली उस लिंक के थ्रू जो भी फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ईज़िली डाउनलोड कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास था एफ़टीपी फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। तो ये हमारे पास जो है वो लास्ट इंटरनेट सर्विस थी। ठीक है, इन फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स के ज़रिए बेसिकली हम क्या करते हैं, फ़ाइल्स वगैरह को शेयर करने के लिए ये प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं। ईमेल इंटरनेट सर्विसेज को दोबारा आप लोग एक दफ़ा देख लें कि कौन कौन सी इंटरनेट की सर्विसेज हैं। ईमेल है, मेलिंग लिस्ट है, इंस्टेंट मैसेजेस जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे, चैट रूम्स को भी हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया था। उसके बाद वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है जिसको हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। उसके बाद हमारे पास है न्यूज़ ग्रुप एंड मैसेज बोर्ड्स, ये भी इंटरनेट की सर्विस है, इसको भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। और इस लेक्चर में हमने फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को स्टडी किया है कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक वर्ल्ड वाइड वेब। वेब ब्राउज़र्स आ जाते हैं। वेब ब्राउज़र्स कैन बी यूज टू व्यू पेज ऑनलाइन व्हेन यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शंस। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शंस है तो आप क्या करते हैं, वेब ब्राउज़र्स के थ्रू पेजेस को ऑनलाइन व्यू कर सकते हैं। ठीक है, वेब ब्राउज़र्स कैन बी यूज, वेब ब्राउज़र्स यूज़ होते हैं टू व्यू करने के लिए पेजेस को। ठीक है, पेजेस को व्यू करने के लिए यूज़ होते हैं ऑनलाइन व्हेन यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शंस अवेलेबल होगा देन ही आप जो है पेजेस को ऑनलाइन व्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं आपको इस जो है वो रिवाइज़ कर देती हूँ कि वेब ब्राउज़र्स कैन बी यूज टू व्यू पेजेस ऑनलाइन व्हेन यू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन। जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होता है तो वेब ब्राउज़र्स को ऑनलाइन पेजेस देखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ब्राउजिंग द वेब, टू स्टार्ट ब्राउजिंग द वेब, व्हेन यू स्टार्ट द वेब, जब आप वेब को स्टार्ट करते हैं, योर कर्सर शुड बी इन द टेक्स्ट फील्ड अबव द विंडो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो क्या करते हैं, विंडो पे टेक्स्ट टाइप करते हैं। जब भी आप वेब शुरू करते हैं, ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट द वेब, जब भी आप वेब को स्टार्ट करते हैं, योर कर्सर शुड बी इन द टेक्स्ट। तो आपका जो कर्सर है फील्ड अबव द विंडो के ऊपर टेक्स्ट फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, टाइप द URL ऑफ द वेब पेज यू वांट टू विजिट और योर सर्च नेम। उसके बाद आप जिस वेब पेज पर भी जाना चाहते हैं, जिस वेब पेज को विज़िट करना चाहते हैं, उसका URL, ठीक है, आप टाइप करेंगे। ठीक है, टाइप द URL ऑफ द वेब पेज, उस वेब पेज का URL टाइप करेंगे जिस वेब पेज को आप विज़िट करना चाहते हैं। देन प्रेस रिटर्न टू गो टू द वेब पेज टू द सर्च। उसके बाद आप रिटर्न प्रेस करेंगे वेब पेज सर्च, वेब सफ़े पर जाने या तलाश करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, टैब्स आर यूज टू व्यू मोर देन वन वेब पेज टू इन वन विंडो। तो टैब्स आप यूज़ करते हैं विंडोज़ में से एक से ज़्यादा वेब पेज को व्यू करने के लिए। ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट द वेब फॉर द फर्स्ट टाइम,
जब आप पहली बार वेब शुरू करते हैं, यू वांट बी शो एनी टैब्स, तो आपको कोई भी टैब दिखाई नहीं देता। टू ओपन अ न्यू टैब, प्रेस द मेन्यू बटन एट द टॉप राइट ऑफ द स्क्रीन एंड अ न्यू टैब इज सेंट। तो न्यू टैब को ओपन करने के लिए, ठीक है, खोलने के लिए आप स्क्रीन के ऊपर दाएं जानब मेन्यू बटन्स को दबाएंगे तो एक नया टैब आपको सेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वेब एड्रेसेस हैं। ओके, वेब एड्रेसेस अदरवाइज कॉल्ड यूआरएल। वेब एड्रेसेस को हम यूआरएल्स भी कहते हैं। इज़ एन इंटरनेट और इंटरनेट नेम डैश डिस्टिंक्ट द एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंडेक्स और वेबसाइट पेज। तो एक वेबसाइट एड्रेस जो है उसको हम यूआरएल कहते हैं। तो ये यूआरएल क्या है? ये इंटरनेट और इंटरनेट का नेम है, ठीक है, जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, इंडेक्स को या वेबसाइट पेज को डिटरमाइन करता है। वेब लोकेशंस कैन स्क्रीन अ साइट्स लैंडिंग पेज, कंटेंट, पिक्चर, फिल्म और अदर रिकॉर्ड मेड एक्सेसिबल ऑन द वर्कर फॉर सर्वे, हैंडलिंग और डाउनलोडिंग। जो आपकी वेब लोकेशंस हैं ये स्क्रीनिंग करती हैं आपके साइट लैंडिंग पेजेस की, आपके कंटेंट की और पिक्चर्स, फिल्म्स और अदर रिकॉर्ड्स की स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है। दैट रिकॉर्ड्स मेड एक्सेसिबल ऑन द वर्कर फॉर सर्वे, हैंडलिंग और डाउनलोडिंग। और इससे आप एक्सेस कर सकते हैं अपने सर्वे फॉर वर्कर्स फॉर सर्वे को, ठीक है। उसके अलावा आप हैंडलिंग या डाउनलोड, सर्वे, हैंडलिंग या डाउनलोड तक आप जो है वो एक्सेस ले सकते हैं। दे कैन लाइकवाइज बी इनकोडेड इन पेज एज हाइपरलिंक टू गाइड द क्लाइंट्स टू डिफरेंट एरियाज ऑन द वेब। तो इसमें वेब के ऊपर मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उनमें क्लाइंट्स की रहनुमाई के लिए इन्हें इसी तरह से फात में हाइपरलिंक्स के तौर पर हम इनकोड कर देते हैं, ठीक है। दिस नेम एक्सप्लेन थ्रू आर DNS एडमिनिस्ट्रेशन अ यूनिक नंबर कॉल्ड एन IP एड्रेस। तो ये जो नाम है ये DNS एडमिनिस्ट्रेशंस के थ्रू एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जिसे हम IP एड्रेस कहते हैं। दिस IP एड्रेस इज़ इनरोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड ऑनलाइन टू द होस्टिंग प्रोवाइडर। ये जो आपके IP एड्रेस होते हैं ये ऑनलाइन आपके इनरोल्ड होते हैं और कोऑर्डिनेटेड होते हैं। सर्वर इन द होस्टिंग सप्लायर गिव द क्लाइंट द मेंशन्ड रिकॉर्ड और साइट पेज। तो होस्टिंग का जो सर्वर होता है, सर्वर इन द होस्टिंग का जो सर्वर है ये मेंशन रिकॉर्ड और साइट पेजेस को, जो साइट पेजेस हैं वो क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। बेसिकली आप इतना देख लें कि वेब एड्रेसेस हमारे क्या हैं। वेब एड्रेसेस बेसिकली हमारे URLs होते हैं जो कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं या इंडेक्स है या कोई वेबसाइट पेज है उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दोबारा मैं इसको जो है वो रिवाइज़ कर देती हूँ। हमारे वेब एड्रेसेस क्या हैं? वेब एड्रेसेस हमारे URLs हैं, ठीक है, URLs कहते हैं, ये इंटरनेट का एक नाम है। तो जो वेब एड्रेसेस URLs हैं ये हमारे डॉक्यूमेंट, हमारे इंडेक्सेस और वेबसाइट पेजेस को डिटरमाइन करते हैं। ओके, वेब एड्रेसेस के नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेविगेटिंग वेब पेज। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो नेविगेटिंग वेब पेजेस है। द एक्सप्रेशन वेब ऑफर्स आ फ्यू डिफरेंट वेज टू एक्सप्लोर बिटवीन पेजेस। तो एक्सप्रेशन वेब ऑफर्स a few different ways to explore between pages. एक्सप्रेशन वेब ऑफर्स के दरमियान
पेजेस को एक्सप्लोर करने के डिफरेंट वेज़ हैं हमारे पास, ठीक है। सबसीक्वेंट्स और ओपनिंग अ वेब पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वेब पेज खोलने के बाद यू कैन यूटिलाइज द अचीव टैब एट द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द अल्टर विंडोज़, चूजिंग अ वेब पेज नेम फ्रॉम द विंडोज़ मेन्यू। तो आप विंडोज़ मेन्यू से अपने वेब पेज का नेम चूज़ करते हुए अल्टर विंडोज़ के सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट पर अचीव टैब्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। नेविगेट द वेब पेज यूजिंग द डॉक्स टैब्स। तो हम नेविगेट कैसे करते हैं, डॉक्स टैब का इस्तेमाल करते हुए हम पेजेस को नेविगेट कैसे करते हैं। एक्सपोज द वेबसाइट थ्रू द वेब पेज एंड एक्सपोज द वेब पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेब पेजेस के थ्रू वेबसाइट्स को एक्सपोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद वेब पेजेस को एक्सपोज करेंगे। देन सेकंड जो हमारे पास इसका नेविगेट करने का मेथड है वो चूज़ द डॉक्यूमेंट टैब्स एंड पेज यूज़र नीड टू शो। एंड देन हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट टैब्स को चूज़ करेंगे, ठीक है, जो भी हमारा पेज यूज़र्स शो करवा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्चिंग द वेब। वेब सर्चिंग और अ वेब इंडेक्स इज़ अ प्रोडक्ट प्रोग्राम इंटेंडेड टू डू वेब सर्च which implies deliberately looking through the World Wide Web with explicit data indicated in a web search inquiry, ठीक है। अगेन इसको हम जो है वो रिवाइज करते हैं। क्या है सर्चिंग द वेब? वेब सर्चिंग और अ वेब इंडेक्स इज़ अ प्रोडक्ट प्रोग्राम intended to do web search, internet search, which implies deliberately looking through the World Wide Web with explicit data indicated in a web search inquiry. वेब सर्च क्या है हमारे पास? तो वेब सर्चिंग जो है या वेब इंडेक्स एक प्रोडक्ट प्रोग्राम है, ठीक है, जिसका मतलब है वेब को सर्च करना, इंटरनेट सर्च करना, ठीक है। बेसिकली वेब सर्चिंग क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट प्रोग्राम है और इसका क्या जो है मकसद क्या है, इसका वेब को सर्च करना या इंटरनेट को सर्च करना, विच इम्प्लाइज डेलिब्रेटली, जिसका मतलब है कि जानबूझ के हम वर्ल्ड वाइड वेब को वेब सर्च इंक्वायरी में जो है वो वाज़िया डाटा के साथ हम इसको देखते हैं। हमारे पास वेबसाइट्स की टाइप्स हैं। वेबसाइट इज़ अ ग्रुप ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट क्या है, एक ग्रुप है वेब पेजेस का एंड एसोसिएटेड कंटेंट, जो कि एसोसिएट है कंटेंट के साथ, डेट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कॉमन डोमेन नेम, ठीक है, और वो रिकॉग्नाइज्ड करते हैं हम वेबसाइट्स को एक डोमेन नेम के साथ। एंड अवेलेबल एटलीस्ट वन वेब सर्वर, डोमेन नेम एटलीस्ट वन डोमेन नेम हमारा वेब सर्वर पर अवेलेबल होता है। फेमस एग्जांपल जैसे हमारे पास google.com है, इसी तरह हमारे पास नुमेरियस वेबसाइट्स गोल टू मोनेटाइज यूजिंग वन और एक्स्ट्रा बिजनेस मॉडल्स इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स गिवन बिलो। इसी तरह हमारे पास नुमेरियस वेबसाइट्स हैं, ठीक है, लाइक हमारे पास हाउस होल्ड वेबसाइट है, वेबसाइट फॉर मैगज़ीन है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, ब्लॉग्स हैं हमारे पास, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट लैंडिंग पेज हैं, ठीक है, कम्युनिकेशंस की वेबसाइट हैं, डायरेक्टरी एंड कंटेंट हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास पेजेस हैं एंड पेजेस के बाद हमारे पास प्राइवेट वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट सिस्टम्स हैं, वेबसाइट्स फॉर फ़ोटो हैं, शेयरिंग है, वेबसाइट कैटलॉग फैशंस हैं और डिफरेंट टाइप्स हैं। बहुत सारी हमारे पास थाउजेंड्स साइट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। वेबसाइट क्या है? बेसिकली ये वेब पेजेस का एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि एक कंटेंट के साथ, एक मवाद के साथ, एक कंटेंट के साथ ये एसोसिएट होता है, जिसे हम एक डोमेन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, जो कम से कम हमारी एक वेब सर्वर पर डोमेन जो है वो अवेलेबल होती है, लाइक हम google.com, ठीक है, ये एक फेमस एग्जांपल है हमारी डोमेन की। अब वेबसाइट का क्या पर्पज़ है? बेसिकली वेबसाइट गोज़ टू मोनेटाइज, ठीक है, मोनेटाइज करना, रकम को कमाना, ठीक है, अर्न करना, मनी, बेसिकली वेबसाइट का ये पर्पज़ है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो हम अगर
मॉडल्स देखें वेबसाइट्स के, बिज़नेस मॉडल्स देखें तो वो हमारे पास हाउस होल्ड वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जिनसे हम अर्न कर रहे हैं। हमारे पास मैगज़ीन की वेबसाइट्स हैं जिनसे हम मोनेटाइज कर रहे हैं, ठीक है। ई कॉमर्स की साइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं हमारे पास, ठीक है। पोर्टफोलियो वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स लैंडिंग पेज हैं, कम्युनिकेशंस वेबसाइट्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा डायरेक्टरी एंड कंटेंट साइट्स हैं हमारे पास, ठीक है। और पेजेस हैं, प्राइवेट वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट सिस्टम्स हैं, वेबसाइट्स फॉर फ़ोटोज़ हैं, ठीक है, शेयरिंग हैं, और वेबसाइट कैटलॉग फैशंस हैं। डिफरेंट जो वेबसाइट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हम एवेलुएट कैसे करते हैं अपनी वेबसाइट को? एवेलुएटिंग ऑफ वेबसाइट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स। वेबसाइट की एवेलुएशंस की हमारी जो हैं वो फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स वेबसाइट्स को एवेलुएट करने की एक्यूरेसी है, ठीक है, कि एक्यूरेटली हमारी साइट जो है वो वर्क कर रही है। सेकंड, ऑब्जेक्टिव चेक करना कि हमारी साइट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। थर्ड, अथॉरिटी करैक्टरिस्टिक्स है हमारी वेबसाइट्स को एवेलुएट करने के लिए, ठीक है। तो 3 मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं हमारी वेबसाइट्स को एवेलुएट करने के: एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिव एंड अथॉरिटी। उसके बाद हम स्टडी करते हैं कि मल्टीमीडिया ऑन द वेब। मल्टीमीडिया है क्या है वेब पे, एंड वेब पब्लिशिंग। फर्स्ट हम देखते हैं मल्टीमीडिया ऑन द वेब। वेबसाइट कंसिस्ट फर्दर मैनी काइंड्स ऑफ मीडिया इज़ कंसीडर्ड मल्टीमीडिया। वेबसाइट्स हमारा जो है वो कंसिस्ट करता है मैनी काइंड्स ऑफ मीडिया पे, जिसको हम कहते हैं कि मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया बेसिकली किस चीज़ का हमारा कॉम्बिनेशन होता है? टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन है, ऑडियो, वीडियो, ठीक है। तो इन चीज़ों का कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं मल्टीमीडिया। ओके, तो हम कहते हैं कि वेबसाइट कंसिस्टिंग फर्दर मैनी काइंड्स ऑफ मीडिया इज़ कंसिडर्ड मल्टीमीडिया। तो मज़ीद कई किस्म की मीडिया पर मुश्तमिल जो वेबसाइट्स हैं उनको हम कहते हैं कि ये मल्टीमीडिया वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट्स होल्ड ऑडियोज़, ठीक है, वीडियोज़, इमेजेस एंड द साइड टेक्स्ट इमेजेस फॉल इनटू दिस ग्रुप्स। वेबसाइट्स के पास ऑडियो होती है, वीडियोज़ हैं, इमेजेस हैं, ठीक है, और साइड टेक्स्ट इमेजेस इस ग्रुप में आ जाते हैं। Typically, these websites uses numerous parallel program to transfer definite info into a web viewers. तो बेसिकली ये जो वेबसाइट है ये न्यूमेरियस पैरेलल प्रोग्राम्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती हैं। तो जो लास्ट हमारे पास पॉइंट आता है वेब पब्लिशिंग। वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पब्लिशिंग्स को डिस्कस करते हैं कि वेब पब्लिशिंग क्या है। वेब पब्लिशिंग इज़ द प्रोसीजर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ओरिजिनल कंटेंट ऑनलाइन। वेब पब्लिशिंग जो है वो ओरिजिनल कंटेंट को ऑनलाइन पब्लिश करने का एक प्रोसीजर है। द प्रोसीजर इन्वॉल्व मेकिंग एंड अपलोडिंग वेबसाइट्स। इस प्रोसीजर्स में हमारी जो इन्वॉल्व हैं वो वेबसाइट्स को बनाना इन्वॉल्व है, ठीक है। मेकिंग वेबसाइट्स, अपलोडिंग वेबसाइट्स, वेबसाइट्स को अपलोड करना, अपडेट एसोसिएटेड वेब पेज, वेब साइट से जितने भी वेब पेजेस एसोसिएट हैं उन पेजेस को अपडेट करना, एंड प्लेसमेंट ऑफ कंटेंट ऑन दोज वेब पेजेस ऑनलाइन, और उन वेब पेजेस के ऊपर ऑनलाइन कंटेंट को प्लेस करना, ठीक है, इंक्लूड है इस प्रोसीजर्स में। उसके बाद वेब पब्लिशिंग सपोर्ट योर साइट्स, कॉमर्स एंड कम्युनिटीज़ इन एडिशन टू ई बुक्स एंड ब्लॉग्स। तो वेब पब्लिशिंग जो है ये ई बुक्स और ब्लॉग्स के अलावा आपकी साइट्स, कॉमर्स और कम्युनिटीज़ को भी सपोर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो बेसिकली ये वेब पेजेस के टॉपिक्स थे। वेब ब्राउज़र्स, वर्ल्ड वाइड वेब में हमारा वेब ब्राउज़र्स को हमने डिस्कस किया। वेब ब्राउज़र्स क्या है, ठीक है, ये ऑनलाइन पेजेस को व्यू करने के लिए, इंटरनेट कनेक्शंस के थ्रू ऑनलाइन पेजेस को व्यू करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास ब्राउज़ हम कैसे करते हैं वेब को, ठीक है। ब्राउज़ करने के हमने इसके 2 मेथड्स पढ़े हैं। उसके बाद वेब के एड्रेस को हमने पढ़ा कि URL जो होता है वो वेब एड्रेस है, और ये किस लिए यूज़ होता है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स, इंडेक्सेस और वेबसाइट पेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। फिर नेविगेशंस क्या है हमारे वेब पेजेस की, हम नेविगेट कैसे करते हैं अपने पेजेस को।
उसके बाद हमने देखा कि हम वेबसाइट्स को सर्च कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स हमने वेबसाइट्स की देखी, वेबसाइट्स का पर्पस क्या है, मोनेटाइज़ करना, अर्न करना, और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो मोनेटाइजिंग के लिए यूज़ होती हैं, अर्निंग के पर्पस के लिए यूज़ हो रही हैं। उसके अलावा हमने इसमें डिस्कस किया कि वेबसाइट्स को हम कैसे एवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बेसिकली वेबसाइट्स को एवेलुएशंस के लिए बेसिकली इसकी 3 टाइप्स हैं, एक्यूरेसी है, ऑब्जेक्टिव है एंड अथॉरिटी है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास आ गया मल्टीमीडिया ऑन द वेब। तो हमने मल्टीमीडिया को डिस्कस किया। मल्टीमीडिया ऑन द वेब में हमारे पास मल्टीमीडिया में ऑडियो, वीडियोस, इमेजेस एंड टेक्स्ट इंक्लूड होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने वेब पब्लिशिंग को डिस्कस किया। वेब पब्लिशिंग क्या है, बेसिकली ऑनलाइन ओरिजिनल कंटेंट को ऑनलाइन पब्लिश करने के प्रोसीजर्स को हम वेब पब्लिशिंग कहते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसीजर्स में ऑनलाइन हम क्या क्या कंटेंट जो है वो पब्लिश करवाते हैं। प्रोसीजर्स में हमारे पास वेबसाइट्स बनाना, ठीक है, वेबसाइट्स को अपलोड करना, वेबसाइट्स के अंदर जितने भी वेब पेजेस एसोसिएट हैं उन वेब पेजेस के ऊपर डाटा को अपडेट करना, डाटा को प्लेस करना इंक्लूड है, ठीक है, वेब पब्लिशिंग कहलाता है, ठीक है। और जो वेब पब्लिशिंग है ये ई बुक और ब्लॉगर्स के अलावा आपकी जो साइट्स हैं, कॉमर्स हैं और कम्युनिटीज़ को भी सपोर्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में हमने एफटीपी सर्वर जो कि इंटरनेट की एक सर्विस थी उसको हमने डिस्कस किया और वर्ल्ड वाइड वेब को डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर जो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर जो है 3। तो चैप्टर नंबर 3 में हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास क्या है। ओके, चैप्टर नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स फॉर कम्युनिकेशंस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर भी हमारे पास ईमेल्स हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं, चैट रूम्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफटीपी, न्यूज़ ग्रुप, इंस्टेंट मैसेजेस, ब्लॉगिंग, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है जो ऑलरेडी हम अब तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम that is designed to pass information from one system to another। बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्राम डिज़ाइन इसलिए किए गए हैं कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक इंफॉर्मेशंस को पास कर सकें, ठीक है। देयर आर सम वेज ऑफ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, दीज आर फॉलोज। इसमें कुछ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं लाइक ईमेल्स है। ईमेल्स को भी हमने डीपली स्टडी किया कि ईमेल्स हमारे पास क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है। वेब ब्राउज़र्स को हम पढ़ चुके हैं, चैट रूम्स को भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को हमने देखना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, ठीक है, इसको भी हमने स्टडी नहीं किया। एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स को भी हम पढ़ चुके हैं, न्यूज़ ग्रुप भी पढ़ चुके हैं, इंस्टेंट मैसेजेस को भी हमने जो है वो स्टडी किया है कि हमारे पास इंस्टेंट मैसेजेस क्या हैं। ब्लॉगिंग को हम जो है वो दोबारा से डिस्कस करेंगे कि ब्लॉगिंग हमारे पास क्या है, ठीक है। ओके, ब्लॉगिंग इसमें ईमेल्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद वेब ब्राउजिंग भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वेब ब्राउज़र्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास,
वेब ब्राउज़र्स और सिंपली ब्राउज़र्स इज़ एन एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स। वेब ब्राउज़र्स बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो कि वेबसाइट्स को व्यू करने के लिए, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए ब्राउज़र्स यूज़ होते हैं। कॉमन वेबसाइट्स इंक्लूड हैं, इसमें हमारे पास ब्राउज़र्स माइक्रोसॉफ्ट एजेस हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है एंड एप्पल सफारी। तो एग्जांपल इसकी आ जाती है जेक्स एनाबल अ ब्राउज़र टू डायनेमिकली अपडेट इंफॉर्मेशन ऑन अ वेब पेज विदाउट द नीड टू रीलोड द पेज। तो हमारे पास एजेक्स जो इसकी एग्जांपल आ जाती है वेब ब्राउजिंग की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डायनेमिकली हमारी अपडेट होती है इंफॉर्मेशन वेब पेजेस के ऊपर, हमें उसको रीलोड पेजेस को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारे पास वेब ब्राउज़र की 5 टाइप्स दी हुई हैं वेब ब्राउज़र की। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे पास वेब ब्राउज़र्स हैं। तो इसमें हमारे पास वेब ब्राउज़र्स इंक्लूड हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम है इंक्लूड, और उसके अलावा हमारे पास इन गूगल क्रोम के बाद मोज़िला फायरफॉक्स है, सफारी है एंड ओपरा है, ठीक है। वेब ब्राउज़र्स के फंक्शन को नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि वेब ब्राउज़र्स के फंक्शन कौन कौन से हैं। द मेन फंक्शन ऑफ वेब ब्राउज़र इज़ टू फेच इंफॉर्मेशन resources from World Wide Web to the user on demand, translate these files that are received from the Word website and display that information to users। तो मेन फंक्शंस क्या है वेब ब्राउज़र का? इंफॉर्मेशन को फैच करना, ठीक है। कहाँ से हम फैच करते हैं इंफॉर्मेशन को? वर्ल्ड वाइड वेब से हम फैच करते हैं, ठीक है। यूज़र अपनी डिमांड पे फैच करता है इंफॉर्मेशन को। तो वेब ब्राउज़र का जो बुनियादी काम क्या है? इंफॉर्मेशंस को वर्ल्ड वाइड वेब से यूज़र्स तक एक्सेस करना है, ठीक है। इन फाइल्स को ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट दीज फाइल्स को ट्रांसलेट करना, ठीक है। जो फाइल्स हमारे पास वर्ड वेबसाइट्स पे रिसीव होती हैं उन फाइल्स को ट्रांसलेट करना है। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वेब ब्राउज़र के? फर्स्ट कंपोनेंट है यूज़र इंटरफेस, सेकंड कंपोनेंट है ब्राउज़र इंजन, थर्ड कंपोनेंट से हमारे पास रेंडरिंग इंजन एंड नेटवर्किंग है, यूआई बैकएंड है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर है एंड डाटा स्टोरेज है। तो बेसिकली हमारे वेब ब्राउज़र्स के 7 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें इंटरफेस आ जाता है यूज़र का, ब्राउज़र का इंजन इंक्लूड है, रेंडरिंग इंजन इंक्लूड है, हमारी नेटवर्किंग इंक्लूड आ जाती है, हमारी यूज़र इंटरफेस बैकएंड आ जाता है, ठीक है, यूआई बैकएंड यूज़र इंटरफेस बैकएंड आ जाता है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर्स इंक्लूड हैं एंड डाटा स्टोरेज इंक्लूड है। ये हमारे बेसिकली फंक्शंस हैं वेब ब्राउज़र्स के। नेक्स्ट वेब ब्राउज़र्स के फीचर्स को डिस्क्राइब किया गया है कि वेब ब्राउज़र्स के कितने फ़ीचर्स हैं। मोस्ट ब्राउज़र हैव दीज यूज़र इंटरफेस फीचर्स, अलाउ द यूज़र टू ओपन मल्टी पेजेस एट द सेम टाइम्स। फर्स्ट फीचर्स जो हमारा वेब ब्राउज़र्स का, वेब ब्राउज़र्स हमें फर्स्ट फीचर देता है। वेब ब्राउज़र्स में कोई भी वेब ब्राउज़र्स है, लाइक हमारा गूगल क्रोम है, हम गूगल क्रोम पे क्या करते हैं? हम मल्टीपल पेजेस को एट द सेम टाइम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हम 10 पेजेस को एट द सेम टाइम ओपन कर सकते हैं, 15 पेजेस को एट द सेम टाइम ओपन कर लें, 100 टू जितने भी हम ओपन कर सकते हैं, जितनी भी हमें रिक्वायर्ड है मल्टीपल पेजेस हम एट सेम टाइम पे यूज़र्स को अलाउ करता है कि ओपन कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट फीचर तो हमारा ये हो गया वेब ब्राउज़र्स का। ओके, नेक्स्ट सेकंड फीचर्स इसका देखते हैं। सेकंड फीचर्स बैक एंड फॉरवर्ड बटन टू गो एंड बैक टू प्रीवियस पेज। हमारी वेब पेजेस के ऊपर बटन्स लगे होते हैं, बैक बटन एंड फॉरवर्ड बटन्स, ठीक है, जिससे हम बैक भी जा सकते हैं एंड फॉरवर्ड नेक्स्ट पेज पे भी मूव कर सकते हैं। बटन्स के थ्रू बटन्स पे क्लिक करके अगर हम फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो हम अपने नेक्स्ट जो पेजेस है उस पर मूव कर जाएंगे। अगर हम जो है वो बैक बटन्स पे क्लिक करेंगे तो हम अपने प्रीवियस पेजेस पर मूव कर जाएंगे। सेकंड जो हमारा फीचर है वेब ब्राउज़र्स का वो ये है। ओके, हमारे पास जो थर्ड फीचर है वेब ब्राउज़र्स का, रीलोड बटन एंड स्टॉप बटन टू रीलोड एंड कैंसल लोडिंग द करंट पेज, ठीक है। हमारे पास रीलोड बटन होता है, एक स्टॉप बटन होता है, एक रीलोड बटन होता है। तो करंट पेज को रीलोड करने के लिए या कैंसिल करने के लिए, ठीक है, लोडिंग को हम करंट पेज में से हम कैंसिल करने के लिए लोडिंग को स्टॉप बटन पे क्लिक कर देते हैं। अगर हमें रीलोड करना है करंट पेज को तो हम रीलोड बटन पे क्लिक करते हैं। अगर हमें करंट पेज को कैंसिल करना चाहते हैं तो हम करंट पेजेस पे को कैंसिल बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो है
वो पेज कैंसिल हो जाएगा। ओके, हमारे पास जो फोर्थ फीचर्स हैं वो होम बटन्स हैं। होम बटन्स टू रिटर्न टू होम पेज। होम बटन्स पे क्लिक करने के बाद हम अपने मेन होम पेजेस पे रिटर्न कर जाते हैं। ठीक है, हम रिटर्न कर जाते हैं, हम अपने होम मेन पेजेस पे आ जाते हैं। इसका लास्ट फीचर हमारे पास वेब ब्राउज़र्स का है। एड्रेस बार टू इनपुट द यूआरएल ऑफ अ पेज एंड डिस्प्ले इट। हमारे एड्रेस बार पे हमारा यूआरएल जो है वो डिस्प्ले हो जाता है पेज का। ठीक है, जो भी पेज का यूआरएल होगा वो हमारे एड्रेस बार पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है चैट रूम्स आ जाता है। ठीक है, चैट रूम्स इज़ अ वेबसाइट। चैट रूम्स एक वेबसाइट्स है। ठीक है, क्या करते हैं चैट रूम्स में? आप चैट करते हैं, चैट करने के लिए यूज़ करते हैं चैट रूम्स को। ठीक है, और अ पार्ट ऑफ एन ऑनलाइन सर्विस, और ये एक ऑनलाइन सर्विस का पार्ट है, सच है जैसे कि अमेरिका ऑनलाइन्स। ठीक है, तो जैसे अमेरिका ऑनलाइन जैसी ऑनलाइन सर्विसेज का ये एक पार्ट है। डेट ऑफर अ वेन्यू फॉर कम्युनिटीज़ ऑफ यूज़र्स विद पब्लिक इंटरेस्ट टू कम्युनिकेट इन एक्चुअल टाइम। जो आवाम की दिलचस्पी रखने वाले जो यूज़र्स की कम्युनिटी के लिए हकीकी जो रियल टाइम है, ठीक है, एक्चुअल टाइम में बातचीत करने के लिए एक जो है वो जगह ऑफ़र करता है, एक वेन्यू ऑफ़र कर रही होती है। ठीक है, द मैसेज इज़ नियरली अप्रॉक्सीमेटली सी इन द लार्जर कम्युनल मैसेज एरियाज़ एंड अदर यूज़र रिटर्न्स। तो पैगाम तकरीबन जो है वो एक लार्जर कम्युनल मैसेज एरियाज़ और दूसरे जो हमारे यूज़र्स जो होते हैं उनको रिटर्न होता है। ठीक है, मैसेज जो है चैट रूम कंसेंट्स पीपल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन एन एक्सक्लूसिव वे। तो जो चैट रूम्स जो है लोगों को एक दूसरे के साथ एक एक्सक्लूसिव वे में बातचीत करने की परमिशंस देता है। ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर कॉन्फ्रेंसिंग बिटवीन ईच अदर। तो लोग एक दूसरे के साथ कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, कन्वर्जेशंस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एज वेल एज़ फॉर मीटिंग विद पीपल्स फॉर कन्वर्जेशन और ऑन एनी एंड एवरी सब्जेक्ट पॉसिबल। तो लोग हर जो है वो पॉसिबल सब्जेक्ट, हर मौजू के ऊपर एक दूसरे के साथ जो है वो बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी जो है वो राय का इजहार कर सकते हैं, कन्वर्जेशंस वगैरह कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल कौन कौन सी है हमारी चैट रूम्स की? Chat rooms are internet relay chats and websites such as TalkCity, www.talkcity.com। ठीक है, तो चैट रूम, इंटरनेट रिले चैट और वेबसाइट जैसे टॉकसिटी हमारी वेबसाइट्स आ जाती हैं, www.talkcity.com से हैं। अमंगस्ट अदर ग्रुप्स चैट रूम्स रिक्वेस्ट टू adolescents and teenagers who communicate with others and use features to send files to one more online। तो चैट ग्रुप्स में हम क्या करते हैं? चैट ग्रुप्स में हम एक दूसरे को, चैट ग्रुप्स में जितने भी टीनेजर्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट्स करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ फाइल्स वगैरह शेयर करते हैं, फाइल सेंड करने के लिए फाइल सेंड करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, चैट रूम्स के थ्रू। फीचर यूज़ करते हैं फाइल सेंड करने के लिए। तो चैट रूम्स में बेसिकली एक दूसरे के साथ कन्वर्जेशन की जाती है, बातचीत की जाती है, और ऑनलाइन से हम फाइल भेजने के लिए डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है हमारे पास। ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इंस्टेंस मैसेजेस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ब्लॉगिंग भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स भी हम जो हैं वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिटेल के में न्यूज़ ग्रुप भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो रिमेनिंग हमारा जो कंटेंट है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती क्या है। बेसिकली
Video conferencing is live static connection between two more remote parties over the internet that inspire a face-to-face meeting. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरनेट पर दूर दराज जो हमारे पास पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, रिमोट पार्टीज़ होती हैं, दूर दराज पार्टी के दरमियान लाइव कनेक्शंस के लिए, ठीक है, उनकी लाइव फेस टू फेस मीटिंग के लिए यूज़ होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट जॉइन द पीपल फेस टू फेस, क्योंकि ये लोगों को फेस टू फेस आमने सामने जो है वो ज्वाइन करवा देती है, ठीक है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गिव्स ट्रांसमिशन ऑफ इंसर्ट इमेजेस एंड टेक्स्ट अमंग टू लोकेशंस। तो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम अपनी इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह जो है वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है, लाइव चैट भी कर सकते हैं। इस प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑडियो बिटवीन मल्टीपल लोकेशंस, और ये हमें हाई क्वालिटी की ऑडियो जो है ये प्रोवाइड करता है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमें हाई क्वालिटी की ऑडियो जो है वो प्रोवाइड हम कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्रेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स। अब कॉन्फ्रेंसिंग को डिवाइड जब हम करें तो इसके 2 प्रोसेस हैं डिवाइड करने के स्टेप्स। द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी डिवाइडेड, जो प्रोसेस है कॉन्फ्रेंस का उसको हम डिवाइड कॉन्फ्रेंसिंग का, तो कॉन्फ्रेंसिंग को डिवाइड करने के मेन 2 स्टेप्स हैं, कंपैरिजन एंड ट्रांसफ़र। ड्यूरिंग कंपैरिजन द वेबकैम एंड माइक्रोफोन डिटेंशंस एनालॉग ऑडियो विजुअल इनपुट्स, ठीक है। तो कंपैरिजन के दौरान वेबकैम और माइक्रोफोन्स को एनालॉग ऑडियो विजुअल्स इनपुट डाटा, ठीक है, और एनालॉग ऑडियो विजुअल्स हम यूज़ करते हैं। कंपैरिजन के दौरान हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, हम वेबकैम यूज़ करते हैं एंड माइक्रोफोन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और डाटा कलेक्ट इनटू द फॉर्म्स ऑफ कंटिन्यूस वेव्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज एंड एम्पलीट्यूड। और डाटा की कलेक्शंस कैसे होती है, डाटा हम कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस वेव्स ऑफ फ्रिक्वेंसीज एंड मल्टीट्यूड, एम्पलीट्यूड की फॉर्म्स में हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। दिस डिस्प्ले द कैप्चर साउंड्स, और ये कैप्चर करता है साउंड्स को, ठीक है, और कैप्चर करता है साउंड्स को, डिस्प्ले करवाता है, कलर्स को कैप्चर करता है, ब्राइटनेस डेप्थ एंड शेड्स को कैप्चर करता है। इट एनेबल द कैप्चर एनालॉग ऑडियो विजुअल्स इनपुट टू ट्रैवल फास्टर ओवर ब्रॉडबैंड और वाईफाई इंटरनेट, ठीक है। और ये इस केबल करता है एवी इनपुट को कैप्चर करके कि वो फास्टर ट्रांसफ़र कर सके अपना डाटा जो है, ठीक है, ओवर ब्रॉडबैंड एंड वाईफाई इंटरनेट। ब्रॉडबैंड या वाईफाई इंटरनेट पर तेज़ी से अपने जो डाटा को है इनपुट को तेज़ी से ट्रांसफ़र करवा सके। During transfer, the digitally crushed data is sent over the digital network to receiving computer. तो जब हम ट्रांसफ़र के दौरान हम डिजिटली जो हमारे पास क्रश डाटा होता है उसको हम डिजिटल नेटवर्क्स पर हम उसको वसूल करने वाले कंप्यूटर्स को हम भेजते हैं, ठीक है। रिसीविंग कंप्यूटर्स जो होते हैं डिजिटल नेटवर्क्स पर, रिसीविंग कंप्यूटर्स को हम सेंड करते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसफ़र हम डिजिटली क्रश डाटा को डिजिटल नेटवर्क्स पर रिसीविंग जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम डाटा सेंड करते हैं। वन इट्स टच द एंड पॉइंट, एक दफ़ा वो एंड पॉइंट को जब टच कर लेता है, द कोड्स कन्वर्ट इट बैक इनटू एनालॉग ऑडियो, तो कोड जो होता है वो एनालॉग ऑडियोज़ में कन्वर्ट हो जाता है एंड वीडियोज़ में कन्वर्ट हो जाता है। इट सपोर्ट्स द रिसीविंग स्क्रीन एंड स्पीकर्स टू करेक्टली व्यू एंड हेयर द एनालॉग ऑडियो विजुअल्स इनपुट। तो ये एवी डाटा को दूसरी कार से देखने और सुनने के लिए वसूल करने वाली स्क्रीन और स्पीकर को सपोर्ट करती हैं जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो इसमें हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम कौन कौन से टूल यूज़ करते हैं, हमारे पास जूम है, जूम के थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ठीक है। स्काइप मीट नाउ है, स्काइप के थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, चैट्स कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह सेंड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल हैंगआउट्स हैं, गूगल हैंगआउट्स भी हमारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है। गूगल मीट है, गूगल मीट के थ्रू हम जो है वो ऑनलाइन लेक्चर कंडक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हम कर सकते हैं, चैट्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा गो टू मीटिंग्स है,
गो टू मीटिंग एक हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है। उसके बाद ब्लू जीन्स जो है वो ये भी एक टूल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। किसको वेब मीटिंग्स है, किसको वेब मीटिंग्स भी हमारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है। इसकी एग्जांपल्स कैसे हैं? फॉर एग्जांपल्स यूनिवर्सिटी वाज लुकिंग फॉर वे टू अलाउ रिमोट स्टूडेंट्स टू यूज़ देयर पर्सनल टेक्नोलॉजी टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल हमें ऑनलाइन लेक्चर ही कंडक्ट करवाना है, ठीक है, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स के थ्रू ऑनलाइन लेक्चर्स कंडक्ट करवा सकते हैं, जिसमें आपके तमाम जो क्लासरूम्स के स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह डिटेल में हम दोबारा से जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दोबारा स्टार्ट करेंगे और दोबारा इस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे।